हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 31 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। इस बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बात करें कहाँ पर की थी, तो एक बेलदुर्ग जगह पड़ती है। कहाँ पड़ती है, कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में बेलदुर्ग जगह पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्यों की थी, क्योंकि इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस था। उनकी ही याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, इन्होंने 1893 में शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में क्या किया था, इन्होंने भाग भी लिया था, जो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यही पूछा जाता है कि 1893 के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था, या फिर स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में कहाँ पर भाग लिया था। इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें कि दयानंद सरस्वती की, तो इनके संबंध में कुछ फैक्ट हैं, वो नोट कर लीजिए। देखिए, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी इसकी स्थापना, तो मुंबई में इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको आर्य समाज की बाइबल भी कहा जाता है। आर्य समाज की बाइबल। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले, जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था। इसके अलावा इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम क्या था, शुद्धि आंदोलन, जिसको आज के टाइम पे क्या कहते हैं, घर वापसी कह सकते हो आप। ठीक है, घर वापसी जो आंदोलन चलाया था वो किसने चलाया था, तो दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था। इन्होंने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम क्या था, और वो नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो ये सारे फैक्ट थे इनके बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, नोट कर लीजिए। इसके अलावा देखते हैं, ये जो ऑप्शन दे रखा है अरविंद घोष, इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। उस आश्रम का नाम था औरोविले आश्रम। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, या नोट कर लीजिए, औरोविले आश्रम। ये कहाँ पर है, तो ये आपका पुदुचेरी में। ठीक है, पुदुचेरी में। तो ये सारे फैक्ट थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर को ही कहा जाता है, इसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा कोणार्क मंदिर को और क्या कहते हैं, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा भी कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, और सूर्य मंदिर के नाम से भी यही जाना जाता है। आप यदि बात करें कि ये मंदिर बनवाया किसने था, तो ये जो मंदिर बनवाया था वो आपका गंग वंश के राजा कौन थे, नरसिंह देव फर्स्ट ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें कि गोल्डन पैगोडा किसको कहते हैं, गोल्डन पैगोडा, देखिए गोल्डन पैगोडा वाला देश कौन सा है, तो वो देश है आपका म्यांमार। जो म्यांमार है वो आपको गोल्डन पैगोडा के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आपका सूर्य है। तारे की खासियत क्या होती है कि तारे का अपना प्रकाश होता है, तारे का अपना प्रकाश होता है, ये तारे की खासियत होती है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है।
जबकि अपने सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा, सूर्य के निकटतम तारा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जबकि पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य है। और बात करें साइरस की, ये आपका सौरमंडल का, सॉरी ये बात करें साइरस की, तो ये आपका सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आपका साइरस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल यानी 1947 में रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बात करें राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो ये आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति। और सरदार बलदेव सिंह कौन थे, ये आपके प्रथम रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीआरएआई का विस्तारित रूप क्या है, इसका विस्तारित रूप क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करें ट्राई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1997 को, 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो इसके वर्तमान में हेड है अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिबल या ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इस खेल का संबंध किससे है, बास्केटबॉल से संबंधित है। ड्रिबल या ड्रिबलिंग खेल जो शब्द है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो कलिंग जो पुरस्कार दिया जाता है वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यदि आपसे पूछा है कि कलिंग जो पुरस्कार है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां होती है, क्या होती है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति को बोलते हैं जहां मांग कम होती है और पूर्ति अधिक होती है, यानी मांग पूर्ति से अधिक होती है, मांग पूर्ति से अधिक होती है, यानी कि यहाँ पर मांग क्या होती है, मांग अधिक होती है और पूर्ति क्या होती है, कम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं विक्रेता बाजार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, सुखोई क्या है, सुखोई क्या है, एक रूसी सैन्य लड़ाकू विमान है, रूसी सैन्य लड़ाकू विमान है सुखोई। ये किस देश से आया था, तो ये आपका रूस से आया था भारत में, ठीक है, जैसे जिसे क्या बोलते हैं, सुखोई 30 के नाम से भी जाना जाता है, सुखोई 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं, तो ये चारों ही देश है, तीनों ही देश ऐसे हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध देश किन्हें बोला जाता है, जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, वो देश क्या कहलाते हैं, स्थल अवरुद्ध देश कहलाते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बात करें जेम्स वॉट की, तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। जबकि गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। बात करें जॉन डनलप की, तो इन्होंने जो हवा वाले जो टायर थे, यानी हवा वाले टायर का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन डनलप ने हवा वाले टायर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है, यानी राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 356 1 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। यदि बात करें कि आपातकाल कितने तरह का होता है, तो भारत में जो आपातकाल है वो 3 तरह का है। एक तो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, इसको राज्य आपात बोलते हैं। एक केंद्रीय आपात यानी कि राष्ट्रीय आपात वो होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपात जो पूरे देश में लगता है, एक होता है वित्तीय आपात और एक होता है आपका राज्य आपात जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपति शासन तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, जबकि राष्ट्रीय आपात जो लगता है वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, और जो वित्तीय आपात होता है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। बात करें ये जो राष्ट्रीय आपात है, सॉरी ये जो आपका आपातकाल है, ये संविधान के किस भाग में है, इसका जो भाग है वो कौन सा है, वो आपका 18वां भाग है। संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो आपातकाल है भारतीय संविधान में, आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपातकाल
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए कि जो आपका वित्तीय आपात है, जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में और किसका मुख्यालय है? तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, और बेल्जियम को क्या बोलते हैं? बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है। इसको बेल्जियम को कहा जाता है। बात करें काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो काठमांडू में दक्षिस, ठीक है, दक्षिस या फिर सार्क भी कह सकते हैं इसको। सार्क का मुख्यालय किस में है? तो काठमांडू में है। और बात करें लंदन में, तो लंदन में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी पुस्तक अमृता प्रीतम द्वारा रचित है? तो स्पिंजर, रसीदी टिकट, कागज से कैनवास, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? अमृता प्रीतम की है। जिसमें सबसे ज्यादा फेमस किसकी है? तो ये सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? रसीदी टिकट। इनकी कौन है? इनकी आत्मकथा है। ठीक है, जो अमृता प्रीतम की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। बात करें कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है जननायक। जननायक के नाम से किन्हें जानते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को। राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जानते हैं? देश रत्न के नाम से जानते हैं। देश रत्न के नाम से। और बात करें बाल गंगाधर तिलक को, तो इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो फ्लैट को कहा जाता है एक गोल आंतरिक कोना। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी ऊर्जा है? तो जो किलोवाट घंटा ऊर्जा है वो किसकी है? तो आपकी ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं वायुमंडलीय दाब। जबकि तुंगता मापी से क्या नापी जाती है? ऊंचाई नापी जाती है। ऊंचाई नापने का काम आता है तुंगता मीटर। हाँ, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है। आर्द्रता नापने का काम आता है हाइग्रोमीटर। जबकि द्रवों का घनत्व नापने का काम आता है, द्रवों का घनत्व नापने का काम आता है आपका हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो उसके किसमें परिवर्तन आता है? तो उसके आयाम में परिवर्तन हो जाता है। जबकि जो तो आवृत्ति होती है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन नहीं होता है। ये परिवर्तन आपका कभी नहीं होता है। जबकि इनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए। इंद्रधनुष में से किस रंग का विक्षेपण कम होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण कम होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होने की वजह से क्या होता है? जो खतरे वाले निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, विक्षेपण कम होने की वजह से जो सूर्य है वो उगता हुआ और छिपता हुआ लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थायोकोल रबर है। थायोकोल रबर कैसी है? एक आर्टिफिशियल रबर है, संश्लिष्ट रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं, कौन कम करते हैं? तो इसको कम करने का काम किसका है? विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा, यानी बिजली के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है Na2ZnO2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यूरिया है। यूरिया क्या है? यूरिया एक प्रकार का नाइट्रोजन उर्वरक है। बात करें यूरिया की, तो देखिए यूरिया की खोज किसने की थी? सॉरी, खोज नहीं, यूरिया को बनाया किसने था? तो उसको बनाया था
यानी कि निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किया था एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी वैज्ञानिक बोहलर ने इसका निर्माण किया था। कहाँ किया था, तो प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया था, और प्रयोगशाला में बनने वाला ये पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक। प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। ठीक है, इस बात करें यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। बात करें कि इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है इसमें वो 40% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो स्टील में मिलाया जाता है क्रोमियम। स्टील में क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है, तो 15 से 20% के बराबर होती है स्टील में क्रोमियम की मात्रा। यदि बात करें स्टील की, तो स्टील किस से मिलकर बनता है, तो स्टील बनता है लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम, ठीक है, और प्लस कार्बन, इनसे मिलकर बनता है आपका स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो ये एलिसा जो परीक्षण किया जाता है वो एड्स के लिए किया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है, तो ये आपको प्रभावित करती है मेरुदंड को। ठीक है, इसको प्रभावित करती है, तो ये आपकी मेरुदंड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है, तो हरी सब्जियों में विटामिन ए और विटामिन बी दोनों ही विटामिन होते हैं हरी सब्जियों में। अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है, तो लार की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है लार की। ठीक है, लार की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। देखिए, यदि पीएच मान, यदि जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या है, 7 से कम है, तो क्या होगा, तो वो आपका अम्लीय होगा। और यदि 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक है यदि पीएच मान, तो आपका क्षारीय होगा। और यदि 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनानास है, अनानास क्या है, एक प्रकार का कंपोजिट फल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, तो देखिए 0, 6, 24, 60 और क्वेश्चन मार्क 210 और 336, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जरा कौन सी संख्या आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा तिलोक ऊपर से 13 में तथा 14 में स्थान पाया, तो नीचे से कौन सा स्थान आएगा, तो देखिए मान लीजिए आपकी एक क्लास है, इसमें टोटल छात्र कितने हैं, 30 छात्र हैं, क्लियर। तो जो गुंजन और त्रिलोक हैं ऊपर से 13 में और 14 में नंबर पे हैं, तो नीचे से कौन से नंबर पे होंगे, तो हम क्या करेंगे, 30 में से 13 घटा दीजिए, 30 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 17, और 17 में एक जोड़ दीजिए कितना आएगा, 18। ऐसे 30 में 14 घटाएंगे कितना आएगा, 16, 16 में एक जोड़ देंगे कितना आएगा, 17। तो इनका जो क्रमांक होगा वो नीचे से कितना आएगा, 18वां और 17वां, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए, इनमें से आपको भिन्न बताना है। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, हॉकी में भी 11 और फुटबॉल में भी 11, जबकि शतरंज में कितने होते हैं, 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। यदि श्याम के बेटे का भाई घनश्याम है, देखिए श्याम है, यहाँ पे श्याम का कोई बेटा होगा, उसके बेटे का जो भाई है वो क्या है, घनश्याम है। ठीक है, श्याम का बेटा है, बेटे का जो बेटा है उसका भाई क्या है, घनश्याम। तो आपसे पूछा है कि घनश्याम श्याम का कौन लगेगा, तो बेटे का बेटा कौन लगेगा, बेटे का बेटा कौन होता है, पोता होता है, तो कौन लगेगा, ये पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, अमित मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस का मनाया जाता है 15 अगस्त को, और 15 अगस्त का दिन कौन सा है, सोमवार को है, तो अमित का जन्म किस दिन पड़ेगा, तो अमित का जन्मदिन 11 अगस्त को मेरा जन्म हुआ था, और मुझसे 11 दिन छोटा है कौन, अमित, तो अमित का जन्मदिन कब मनाया जाएगा 1 अगस्त को। तो आपसे ये पूछा है कुल मिला के कि 15 अगस्त को सोमवार था, तो 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो 15 में से 7 कम कर दीजिए, यानी 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, और 8 में से 7 कम कर देंगे यानी कि 1 तारीख, तो 1 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद में क्या होता है, दिन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इस अंक का स्थानीय तथा अंकित मान सतह पर समान होता है। तो जो 0 होता है उसका स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है, दोनों समान होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि इसको आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए मैं आपको जोड़ना सिखाता हूँ। बस आपको ध्यान का रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। जैसे आपका लिखा हुआ है 72.5, फिर लिखा हुआ है 6.78, फिर लिखा हुआ है 0.496, ठीक है। अब इसको जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे? जो जो स्थान खाली है, जैसे मान लीजिए 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 6 आ जाएगा। 9 8 17 के 7 हासिल का 1, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17 हासिल का था, हासिल का फिर 1 आ जाएगा। 2 और 6 8, 8 और 1 9 और 7 का 7, यानी कि 79.776। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि a प्लस सी बराबर 0 है तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? तो देखिए आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी बराबर माइनस के सी, ठीक है। अब दोनों तरफ का क्या कर देंगे, हम होल क्यूब कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपसे ये तो पूछा है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस सी का होल क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी बिंदु के चारों ओर घूमने से कितने डिग्री का कोण बनता है? मान लीजिए ये बिंदु है, इसके चारों ओर घूमना है आपको, तो कितने इसका कोण बन जाएगा? ये 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइल लगेगी? तो दीवार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और एक जो आपकी एक वर्ग उसकी टाइल की जो क्षेत्रफल होगा उससे आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 8 गुणा 4.5। देखिए ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है भुजा वर्ग की, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो जो 8 मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो जो 8 मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 गुणा कर देंगे, और ये जो मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो ये जो क्षेत्रफल निकल के आया, किसका निकल के आया? दीवार का क्षेत्रफल। और इसमें हम भाग कर देंगे किसका? एक जो टाइल है उसके क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक टाइल चूंकि वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो 12 सेंटीमीटर भुजा है तो 12 गुणा 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटेगा यहाँ से तो एक जीरो कम हो जाएगा, क्लियर। और फिर सॉल्व करिए इसको। देखिए 3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा आपका 15 बार, क्लियर। 4 से कटेगा आपका 2 बार और 3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा ये आपका 5 बार, और 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा आपका ये 5 बार, यानी 5 इंटू 5 गुणा 100। अच्छा 25 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 2500। यानी कितनी टाइलें बन जाएंगी दीवार में? तो 2500 टाइलें दीवार में बन जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर देंगे? देखिए यदि इस तरह का सवाल आता है तो आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। इन दोनों का काम पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 10, बी की वैल्यू कितनी है? 15, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 15 यानी कि 25। तो लगा दीजिए इसमें। देखिए कैसे लगाएंगे, 2 गुणा 10 गुणा 15 बटे में ए प्लस बी यानी कि 25। 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए थोड़ा फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा काट दीजिए, यानी 3 दूनी 6। कितने दिन लग जाएंगे आपको? दोनों को मिला के 6 दिन में लग जाएंगे। देखिए इसका मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं, वो सीख लीजिए आप। देखिए फॉर्मूला तो मैं भूल गया था, जैसे आप भी भूल सकते हो, तो आप सीख लीजिए इसके वालों को करते कैसे। जैसे मान लीजिए एक कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, और बी कर रहा है आपका 15 दिन में कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, टोटल काम मान लेते हैं। टोटल काम कैसे मानते हैं कि ये जो इनका टाइम दे रखा होता है उसके एलसीएम के बराबर हम क्या मान लेते हैं? टोटल काम मान लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। हमने मान लिया कि जो पूरा काम है वो कितना है? 30 यूनिट काम है। 30 यूनिट काम है जिसको ए 10 दिन में कर देता है और बी 15 दिन में कर देता है। जब ए 10 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में कितना कर देगा? 30 बटे 10, यानी कि 3 काम करेगा एक दिन में। कितने काम करेगा? 3 काम करेगा एक दिन में। और ऐसे ही बी 15 दिन में पूरा काम कर देता है, यानी 30 काम कर देता है। तो एक दिन में कितने काम करेगा? 30 बटे में 15, यानी कि 2 काम करेगा।
क्लियर? इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर देंगे? एक दिन में कर देंगे 3 + 2 यानी कि 5 काम कर देंगे एक दिन में। जब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और पूरा काम कितना है? 30 काम है, तो पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 30/5 यानी कि 6 दिन का समय लगेगा। तो इस तरह से निकालते हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 दिन आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 11,960 में किस संख्या से भाग करें कि 65 गुणा 23 इतना आंसर आए? तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है। मैंने मान लिया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया? x मान लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे मान निकालेंगे? इसको हम सॉल्व कर सकते, इसको हम लिख सकते हैं 11,960 बटे में x बराबर में 65 गुणा 23। तो यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा 11,960 बटे में 65 गुणा 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 23 पंजे कितने होते हैं? 23 पंजे 115 और 4 बचेंगे और 23 दूनी 46। ठीक है, उसके बाद 13 पंजे 65 और 13 चौका 52, 5 से कटेगा 8वां। एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 8। आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? मान लीजिए कोई दो लगातार संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए 4 और 6 दो संख्याएं, इनका मासापा बताना है कितना होगा। तो मासापा क्या होता है कि वह छोटी से छोटी सॉरी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट दे। तो मासापा निकालते कैसे हैं? तो 4 और 6 का गैप कितना है? 4 और 6 का अंतर कितना है? तो 4 और 6 का अंतर है आपका 2 का। तो इनका जो मासापा होगा वो या तो 2 होगा या फिर 2 के कोई फैक्टर होंगे। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 1 ही होता है। तो एक तो मासापा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संख्याएं कट रही हैं, तो एक मासापा नहीं होगा। एक मासापा कब होता है? जब वो संख्या किसी से भी नहीं कटे, तो उन संख्याओं का मासापा कितना होता है? 1 होता है। जैसे जो अभाज्य संख्या होती है उनका मासापा 1 होता है, और जो विषम संख्या होती है और इनमें जो लगातार दो विषम संख्या होती हैं तो उनमें उनका जो मासापा होता है कितना होता है? वो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे तो कट जाएंगी, तो इनका मासापा कितना हो जाएगा? इनका मासापा 2 हो जाएगा। तो जो दो लगातार सम संख्या होती है उनका मासापा कितना होता है? 2 होता है। यदि दो लगातार विषम संख्या होती है तो उनका मासापा कितना होता है? तो उनका मासापा 1 होता है। यदि अभाज्य संख्या होती है तो उनका मासापा भी कितना होता है? अभाज्य संख्याओं का मासापा भी आपका 1 ही होता है अभाज्य का, और दो लगातार विषम संख्याओं का मासापा 1 ही होता है। जबकि दो लगातार सम संख्याओं का मासापा कितना होता है? तो 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 500 छात्र हैं, कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। आपको 500 का 70% निकाल देना है। 500 गुणा 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 70 पंजे 350। कितने लड़के हो गए? 350 लड़के हो गए। ठीक है, यदि आपसे लड़कियों की संख्या पूछा जाता तो क्या करते हैं आप? 500 का 30% निकाल देते हैं, क्योंकि 70% लड़के हैं। 100 में से कितने परसेंट लड़कियां बची? 30% बची। 500 का डायरेक्ट 30% निकाल देते हैं, 150 लड़कियां निकल के आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 1530 में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, यानी कि 85% की वैल्यू दे रखी है आपको 1530। ठीक है, आपसे 10% लाभ पे बेचा जाए, यानी 110% की वैल्यू पूछी आपसे, तो 85% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? यहाँ से 1530 बटे में 85, और 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि 10% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो 110% बराबर हो जाएगा 1530 बटे में 85 गुणा 110। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 17 पंजे 85, 70 निम्न 153। ठीक है, और 5 से करेगा आपका ये 18 बार। 18 इंटू 11 कितने होते हैं? 198, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए औसत का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सोमवार का तापमान कितना होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको दे रखा है कि मंगल, बुध और बृहस्पति का जो तापमान है कितना है? 40 डिग्री है। तो मंगल यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ठीक है, इनका जो औसत तापमान है कितना है? 40 डिग्री है। जब औसत तापमान 40 डिग्री है तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणा संख्या, संख्या कितनी? 1 2 3, तो 40 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 120। उसी प्रकार से सोमवार, मंगल और बुध, यानी कि मंडे,
ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 30 गुणा 3 यानी कि 90। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो देखिए ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म, अंतर करेंगे तो वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म। तो थर्सडे माइनस के मंडे कितना आ जाएगा 120 माइनस के 90 यानी कि 30। जबकि थर्सडे का टेम्परेचर कितना दे रखा है 38 डिग्री। तो 38 माइनस के मंडे बराबर 30। ठीक है, तो यहाँ से मंडे बराबर कितना आ जाएगा, मंडे बराबर आ जाएगा 38 माइनस के 30 यानी कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे ये तो पूछा कि मंडे का तापमान कितना था, सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन को आप करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे यानी 3,43,000 नहीं है, ये कितना है 34,300 का वर्तमान मूल्य कितना होगा। तो आपको बताना है कि वर्तमान में इसका ब्याज लगा के जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ए बराबर ए इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। इसमें ए क्या है निश्चित धन है, पी क्या है मूलधन है, एन क्या है समय है और आर क्या है आपकी दर है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखिए मिश्र धन क्या होता है, जब मूलधन में ब्याज जोड़ी जाती है तो वो आपका मिश्र धन कहलाता है। अब देखिए आप क्वेश्चन प्लॉट कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है 16.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे यानी कि 34,300 का वर्तमान मूल्य बताइए। यानी आपको मिश्र धन दे रखा है 34,300 और आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन कितना होगा। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 34,300 बराबर पी इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3%। तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे 16×3 = 48 और 2 50/3। बट्टे में कितना है 100 रख लीजिए। एन की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 50 से कटेगा ये 2 बार, 50 से कम 50, 50 से 2 बार, यानी ये हो जाएगा आपका 34,300 बराबर पी इंटू 1 प्लस 1/6 की पावर 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा पी इंटू 6 कम 6 और 1 7, 7/6 की पावर 3। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। 3 4300 बराबर पी गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे में 6 गुणा 6 गुणा 6। क्लियर, अब आगे सॉल्व करिए। देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है 216 है। तो इसको लिख सकते हैं हम पी गुणा 343 बटे में 216। 343 से कितनी बार कट जाएगा आपका ये 100 बार कट जाएगा। क्लियर, और 100 का गुणा किस में होगा 216 में। तो पी बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा पी बराबर 216 गुणा 100 यानी कि आपका ये हो जाएगा 21,600। ये आपका क्या निकल के आएगा मूलधन। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 21,600 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, इसमें 2.5 ग्राम क्या है चांदी है और शेष कोई और धातु है। शुद्ध चांदी और इस धातु का अनुपात क्या होगा। जब 12.5 ग्राम में से 2.5 ग्राम चांदी है तो शेष धातु कितनी बची, शेष धातु बची आपकी 12.5 माइनस के 2.5 यानी कि 10 ग्राम धातु बची। और चांदी कितनी है 2.5 ग्राम चांदी है, दोनों का अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए 2.5 ग्राम 2.5 और 2.5 से 10 कटेगा 4 बार, यानी दोनों का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में एक तैराक की चाल कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग बताइए। तो देखिए धारा की दिशा में जब कोई तैराक तैरता है तो उसमें जो चाल जुड़ती है वो नाविक की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है, दोनों की चाल जुड़ती है। जब विपरीत दिशा में जुड़ता है तो विपरीत दिशा में क्या होता है कि नाविक की चाल में से धारा की चाल को क्या कर दिया जाता है माइनस कर दिया जाता है।
तो ये आपका विपरीत दिशा में होता है। आपको दे रखा है कि जो धारा की दिशा में चाल कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लीजिए कि नाभिक की चाल कितनी है, ए है, और धारा की चाल कितनी है, बी है। हमने मान लिया नाभिक की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जरा ये बताइए धारा की दिशा में जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी धारा की दिशा में, जो कितनी दे रखी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, ए माइनस के बी हो जाएगी, जो कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या, अब आपसे पूछा धारा की चाल, धारा का वेग पूछा है, यानी कि आपको बी की वैल्यू पूछी है। बी की वैल्यू कितनी कैसे निकालेंगे, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों का अंतर कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। कैसे कि बी बराबर दोनों का डिफरेंस यानी कि 13 माइनस के 10 बटे में 2। 13 माइनस 10 कितना होता है, 3, 3 बटे में 2 कितना जाएगा, 1.5। यानी कि धारा की चाल होगी वो कितनी होगी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए आपसे नाभिक की चाल पूछता तो कैसे निकालते, तो आपको क्या करना था, ए बराबर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों का जोड़ कर दीजिए, 13 प्लस 10 बटे में 2 यानी कि 23 बटे में 2 यानी कि 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है धारा की चाल, जो कितनी निकल के आएगी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।